वेलकम ऑफिसर्स। आई होप आप लोगों का आज का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस का डिस्कशन। व्हाट डज फंड मीन इन फंड्स फ्लो? तो हमने जब फंड्स फ्लो का चैप्टर देखा था तो हमने देखा था कि जो फंड्स का मतलब है नेटवर्किंग कैपिटल, ठीक है। और नेटवर्किंग कैपिटल कैसे हम निकालते हैं? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हमारे ऑप्शन सी में दोनों ही चीजें लिखी हुई हैं, तो हमारा जो आंसर है वो है सी, राइट। ये हमारी वीडियो में भी देखा था हमने, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था वर्किंग कैपिटल नेट वाला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, राइट। नेक्स्ट इज द डिनोमिनेटर इन नेट प्रॉफिट रेशियो इज, तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमने देखा था इट इज NP अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें सेल्स आएगा, तो यहाँ पे नेट सेल्स आएगा, मतलब कि जो सेल्स रिटर्न है वो माइनस हो जाती है, क्रेडिट सेल नहीं आता है, तो हमारा इसका आंसर है बी, राइट। ये हमने देखा भी था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, जहाँ पे हमने देखा है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ नॉमिनल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करोगे और आपका जो n है वो 4 हो जाएगा। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 10.38, राइट। नेक्स्ट इज अच्छा, ये हमारे MCQ में पूछा हुआ था, सेम क्वेश्चन हमारा आज के पेपर में भी आया था, जो कि था कि डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज में। तो हमें मालूम था कि फाइनेंशियल लीज में हमारी जो लीज है वो कैंसिल नहीं होती और ऑपरेटिंग लीज में कैंसिल हो जाती है। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा सी, राइट। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, तो डायरेक्टली ये ऑप्शंस तो नहीं थे, लेकिन वहाँ पे यही था कि कैश फ्लो आएगा, वहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा या कैपिटल आएगा इंक्रीमेंटल। तो हमारा आंसर, अगर हमने इसको स्टडी किया होगा वीडियो को, तो हम राइट मार्क करेंगे विच इज इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट कवर्ड इन लायबिलिटीज इन क्विक रेशियो। तो जब हमने रेशियोज पढ़े थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि क्विक रेशियो में हमारी आती हैं क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम हमारे ऑप्शंस में देखें तो ये भी करंट लायबिलिटी है, ये भी है, ये भी है और ये करंट एसेट है, तो लायबिलिटी साइड में बैंक बैलेंस नहीं आता, तो जो हमारा ऑप्शन इसमें आ जाता है नॉट कवर्ड वो है बैंक बैलेंस, राइट। नेक्स्ट इज if current ratio is 2:1 and net working capital is 60,600, what would be value of current assets? तो हमें मालूम है कि करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, विच इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। तो अगर आपकी करंट लायबिलिटीज यहाँ पे 60,600 है और आपकी करंट रेशियो 2 है, मतलब आपके एसेट्स जो ये है 2/1 है, तो इसका मतलब ये कि जितनी भी करंट लायबिलिटीज होंगी उसका डबल हमारा करंट एसेट्स होगा। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 121200, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, राइट। नेक्स्ट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो बेसिकली डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है कि आपने डिविडेंड पर शेयर, उसको हम डिवाइड कर देते हैं अर्निंग पर शेयर से। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा, वो आएगा बी। अगर यहाँ पे पूछा होता है डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या है, तो जो यील्ड रेशियो होती है वो मार्केट प्राइस के ऊपर निकलती है, तब हमारा ऑप्शन आ जाता ए, राइट। Next is, our proposal is not a capital budgeting proposal if it is related to fixed assets, bring long-term benefits, bring short-term benefits, has large investment। तो हमें मालूम है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन काफ़ी लॉन्ग टर्म के होते हैं, तो जो हमारे बेनिफिट्स भी एक्रू करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो होगा ब्रिंग शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म आता है, राइट। Next is, in certainty equivalent approach, adjusted cash flows are discounted at। तो ये जो अप्रोच है ये बेसिकली कैपिटल बजटिंग का ही एक तरीका है, जहाँ पे हम रिस्क को अकोमोडेट करते हैं हमारे कैश फ्लोज में। यहाँ पे जो हम हमारे कैश फ्लोज लेते हैं, जो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग होती है वो रिस्क फ्री रेट होता है हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज डिसीजन ट्री अप्रोच इज यूज्ड इन, तो जो डिसीजन ट्री अप्रोच है अगेन ये कैपिटल बजटिंग का ही टेक्निक है और ये हमारा कवर होता है, इसमें सीक्वेंशियल डिसीजंस होते हैं। जैसे कि आपने जैसे कोई डिसीजन है ए, तो आप करोगे या नहीं करोगे, अगर करोगे तो कैसे करोगे, कैसे करोगे तो आप उसे कब करोगे,
तो ये एक डिसीजन ट्री आपका बन जाता है और इसमें सीक्वेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बजटिंग? संक कॉस्ट आर इग्नोर्ड, तो ये बिल्कुल सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, तो ये गलत है। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आर कंसीडर्ड, तो ये सही है। रेलिवेंट कैश फ्लोज आर कंसीडर्ड, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ का आंसर है बी, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड, राइट। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ईपीएस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय, तो हमने पढ़ा था कि हमारा ईपीएस कैसे निकलता है। आपका होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस आप इंटरेस्ट करते हो, जो वैल्यू आ गई अर्निंग्स बिफोर टैक्स आता है माइनस टैक्स करते हो, तो आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। इसमें से आप आपके डिविडेंड माइनस करते हो, तो आपका आता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इसको आप डिवाइड करते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ, तो हमारा ईपीएस आ जाता है ये। तो हमारा इसीलिए यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, राइट। Next is, if earnings before interest and tax is 3 lakh and tax rate is 40%, cost of equity excluding borrowings is 18%, and there is absence of personal taxes, calculate value of firm under Modigliani Miller approach. तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इट जस्ट आपको 3 लाख आपकी जो EBIT है उसमें से आप टैक्स को माइनस करेंगे, जैसे हमने पुराने फॉर्मूला में भी देखा। तो आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। और 1,80,000 को आपने 18% से डिवाइड करना है, जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो आपकी जो वैल्यू है वो 10 लाख आ जाएगी। तो आपका आंसर है सी, राइट। नेक्स्ट इज एबीसी मेक्स एन एग्रीमेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड और टू बी अर्नड बाय फ्रॉड, इज इट वॉइड, इलीगल, बोथ वॉइड एंड इलीगल, नन ऑफ द अबव? अब पहले तो ये एक एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें आपका जो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो फ्रॉड है, ठीक है, तो वो वॉइड है। सेकंड है, अब क्योंकि वो फ्रॉड से कर रहे हैं तो वो इलीगल भी है, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर शुड बी बोथ वॉइड एंड इलीगल, राइट। नेक्स्ट इज अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर्स इज आल्सो प्रपोजल, तो ये प्रपोजल नहीं है, उन्होंने कोई बायर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं चूज किया जो कि एडवर्टाइजमेंट पढ़ के अप्लाई करे। प्रॉमिस भी नहीं है बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं है, नेगोशिएशन नहीं है बिकॉज कुछ डिस्कशन नहीं हो रही है, तो ये है इन्विटेशन टू प्रपोजल, राइट। नेक्स्ट इज अ पर्सन एंटर्स इनटू फॉरेन मार्केट फॉरेन मार्केट में क्यों जाता है? करेंसी स्पेकुलेशन का फायदा उठाने के लिए, हेजिंग करने के लिए, करेंसी को एक्सचेंज करना है, तो हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे इसके डी, राइट। नेक्स्ट इज अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, तो ये तो मालूम है कि सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 proposal when accepted becomes a promise. नेक्स्ट इज इफ रूपी एप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर, मतलब कि अगर पहले जो था 70 रुपए में $1 मिल रहा था और अभी एप्रिसिएशन होकर 60 रुपीज में $1 मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या हमें इस केस में कम पैसे चाहिए डॉलर को बाय करने के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। If Indian is buying Audi made in Germany, he is creating supply of Indian rupee and demand of dollar, demand of Indian rupee and demand of dollar, demand of Indian rupee and supply of dollar, supply of Indian rupee and supply of dollar. So normal यही है कि अगर हम कोई भी फॉरेन की चीज खरीद रहे हैं तो हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन करेंसी को, और उसके लिए हम अपनी इंडियन करेंसी देने को तैयार हैं, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज रेज्ड, कि हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत कब पड़ती है? जब हम फॉरेन गुड्स खरीद रहे हैं, जब हम बेच रहे हैं, यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट और बेचने में दोनों में ही हमें फॉरेन गुड्स एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम वहाँ पे अपना ही सामान दे रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन जब हम फॉरेन का सामान खरीद रहे हैं उस टाइम पे हमें अपनी करेंसी देके डॉलर खरीदना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए, तो जो हमारा इसका आंसर है वो है ए, राइट। Commercial paper is a type of fixed coupon bond, unsecured short-term debt, equity share capital, government bond. तो ये जो होता है unsecured short-term debt होता है जो कि मनी मार्केट में यूज किया जाता है, right? Lease which includes a third party, a lender is known as, तो ये हमने पढ़ा था कि जैसे कि एक पर्सन है उसने सी को फाइनेंस करना है बट उसके पास इतना पैसा नहीं है, बी भी इसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है उसको फाइनेंस करने के लिए, तो ये थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो गई है, तो इस केस में इस तरह की लीजिंग को हम लीवरेज लीजिंग बोलते हैं, राइट।
नेक्स्ट इज सेबी इज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है बिकॉज सेबी का एक अपना एक्ट भी है जो कि 1992 में आया था, लेकिन क्योंकि इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, राइट। जो ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेबी की, मनी मार्केट को रेगुलेट करना, गलत बिकॉज वो आरबीआई करती है। टू डिसाइड वैल्यू ऑफ फॉरेक्स, गलत, वो भी आरबीआई करती है, नॉर्मल फॉरेक्स मार्केट करती है। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैक्सिमम डेज फॉर बिड सिक्योरिटी कैन बी केप्ट, तो ये जीएफआर में दिया हुआ है विच इज 45 डेज। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी ही लॉन्ग टर्म है, तो हमारा जो आंसर है वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड आ जाएगा। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस, आपको लोन मिल रहा है बैंक से, तो बैंक भी पहले लोगों का पैसा लेता है फिर देता है, तो वो डायरेक्ट में नहीं आता है। आपने फ्रेंड से बोरो कर लिया 5000 रुपीज, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया, तो इनमें से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट इज न्यूडम फैक्टम मीन्स, तो बेसिकली कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यू, कंसेंसस का मतलब होता है, मतलब लैटिन टर्म होती है कंसेंसस एड इडम, और तो इसका जो नूडम फैक्टम है इसका मतलब होता है अ बेयर प्रॉमिस, राइट। नेक्स्ट इज जीएफआर फॉर फिक्स्ड एसेट, तो फॉर्म नंबर पूछा था, तो इसका आंसर है 22। फिर है जीएफआर फॉर्म नंबर लाइब्रेरी बुक्स का पूछा था, तो इसका आंसर है 18। नेक्स्ट इज मैक्सिमम अमाउंट पूछी थी जिसमें आपको बिड और एंटर करने की जरूरत नहीं है, कोई सामान खरीदना है, तो इसका आंसर है 15,000। मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच एडवर्टाइज टेंडर कैन बी मेड, तो इसका आंसर है अबव 25 लाख रुपीज का अगर कोई अपने सामान मंगवाना है तो आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज, तो जब हमने स्टार्टिंग में फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा था तो हमने यही था कि इसका एक पर्पस है कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि वो अपना लेंड कर सके और वो बोरो कर सके, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ फॉरेक्स मार्केट, तो इसके ऑप्शंस मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था टू एस्टैब्लिश पैरिटी बिटवीन क्वांटिटी ऑफ करेंसी इन डिमांड विद क्वांटिटी ऑफ करेंसी इन सप्लाई, तभी आपका एक जो है एक एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने कंपाइल किए हैं जो कि आज का एग्जाम जब हुआ था C1 का, तो उसके बेसिस के ऊपर है। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चंस आए थे जिसमें हमें सॉल्व करने थे, लाइक हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है या फिर हमें फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है, तो वो इसमें कवर नहीं किए हैं। आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा हुआ हो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर C2 एग्जाम्स। थैंक यू।